मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। मौर्य वंश से जो चौथा टॉपिक चल रहा है ऑप्शनल लूसेंट से 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक। पिछले भाग में आप लोगों ने लूसेंट बुक से एक्सप्लेन सुना, मौर्य वंश के बारे में जाना, और इसके बाद जो ब्राह्मण वंश है वो बाद में होगा। 20 क्वेश्चन भी हुए लूसेंट ऑप्शनल के। 21वां क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? त्रिविध। 20वां क्वेश्चन था, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीते? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते। 21वां क्वेश्चन है, सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की किसने? अशोक ने स्थापना की। तो ये तो 21वां क्वेश्चन हुआ, और 40 तक क्वेश्चन बाद में होंगे। पहले किरण बुक से मगध राज्य का उदय। तो मगध राज्य के 3 वंश दिए गए हैं मुख्य, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की जानकारी महाभारत से मिलती है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। ये हर्यक वंश जो है सबसे प्राचीन वंश था। जरासंध बृहद्रथ का ही पुत्र था। नेक्स्ट हेडिंग, बिंबसार। बिंबसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। वह 544 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। बिंबसार को श्रेणिक नाम से भी जाना जाता है। श्रेणिक। इनकी 3 पत्नियां थीं, महाकोशला, चेलना और मद्र नरेश की पुत्री क्षेमा। महाकोशला, चेलना और मद्र नरेश की पुत्री क्षेमा। बिंबसार ने अंग राजा ब्रह्मदत्त को हराया था। बिंबसार बौद्ध धर्म का यानी गौतम बुद्ध का समकालीन अनुयायी था। बिंबसार ने राजगृह यानी राजगृह नगर को निर्माण कराया और राजधानी भी इसने बनाया। राजगृह नगर का योजनाकार यानी वास्तुकार महागोविंद था। राजगृह का योजनाकार, वास्तुकार यानी योजनाकार कौन था? महागोविंद। बिंबसार ने जीवक को अवंत नरेश प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। जीवक को अवंत के नरेश प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। बिंबसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने 493 ईस्वी पूर्व में की थी। 493 ईस्वी पूर्व में। बुद्धघोष के अनुसार, बुद्धघोष एक विद्वान है, तो उनके अनुसार बिंबसार के साम्राज्य में 80,000 गांव थे तथा उसका विस्तार 300 लीग मतलब 900 मील था। 80,000 गांव, विस्तार 900 मील यानी 300 लीग। बिंबसार ने बेलू वन नामक उद्यान बुद्ध तथा संघ के निमित्त प्रदान कर दिया था। बेलू वन नामक उद्यान बुद्ध तथा संघ के निमित्त प्रदान कर दिया था। नेक्स्ट, राजा हर्यक वंश का अजातशत्रु। अजातशत्रु 492 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। पिता की हत्या, पितृहंता अजातशत्रु का दूसरा नाम कुड़िक था। अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या की थी। अजातशत्रु का विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा के साथ हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा के साथ हुआ। अजातशत्रु का सुयोग मंत्री वस्कार था। लिच्छवी गणराज्य को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया। वज्र संघ में फूट अजातशत्रु के मंत्री वस्कार ने डाली थी। वज्र संघ में फूट अजातशत्रु के मंत्री वस्कार ने ही डाली थी। अजातशत्रु पहले जैन धर्म से प्रभावित था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगा था। अजातशत्रु ने राजगृह में विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध में
लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध में महाशिलाकंटक तथा रथमूसल नामक 2 शास्त्रों का प्रथम बार प्रयोग किया। महाशिलाकंटक और रथमूसल, महाशिलाकंटक और रथमूसल। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायन ने 461 ईस्वी पूर्व में की थी। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायन ने 461 ईस्वी पूर्व में की थी। अगला है राजा हर्यक वंश का उदायन। उदायन जैन धर्म का अनुयायी था। उदायन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। बौद्ध ग्रंथों में उदायन को पितृहंता कहा गया है। पितृहंता कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। जैन ग्रंथों में उदायन को पितृभक्त बताया गया है। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। कौन था? नागदशक। अब ये तो हर्यक वंश के राजा हो गए। अगला जो मगध का राज्य था, मगध राज्य का दूसरा जो वंश था शिशुनाग वंश। तो अब शुरू हो रहा है शिशुनाग वंश। नागदशक की हत्या उसके मंत्री यानी आमत्य शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में की थी। शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में बनाई। शिशुनाग वंश का परवर्ती शासक कालाशोक 394 ईस्वी पूर्व में हुआ। कालाशोक 394 ईस्वी पूर्व। कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाई। कालाशोक के शासनकाल वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी। तो कालाशोक जो था ये शिशुनाग वंश का राजा था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। कौन था? नंदिवर्धन। अगला जो वंश आता है नंद वंश। कौन वंश आता है? नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। पुराणों एवं जैन साहित्य के अनुसार यह पहला गैर क्षत्रिय राजा था। महापद्म नंद, नंद वंश। नाई जाति का था। किस जाति का था महापद्म नंद? नाई जाति का था। महापद्म नंद ने एकराट सर्व छत्रांत यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला और द्वितीय परशुराम की उपाधि धारण की थी। एकराट सर्वछत्रांतक द्वितीय परशुराम की उपाधि धारण की थी। इसने कलिंग को जीता तथा विद्रोही कौशल राज्य का दमन किया। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। भट्टसाल धनानंद का सेनापति तथा सकटार और राक्षस उसके आमत्य थे। भट्टसाल धनानंद के सेनापति और सकटार और राक्षस क्रमशः उसके आमत्य थे। नंद वंश सर्वाधिक धनी राज्य एवं विशाल सेना के लिए प्रख्यात था। सिकंदर का समकालीन शासक धनानंद ही था। नंद वंश का विनाश चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने किया। नंद वंश पहले के कुछ एक गैर क्षत्रिय राजवंशों में से एक था। नंदों को भारत के पहले साम्राज्य निर्माताओं की संज्ञा मिली है। अगली हेडिंग है प्राचीन काल में पारसीक एवं यूनानी आक्रमण। तो भारत पे प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के राजाओं ने किया। ईरान के हखमनी वंश के राजाओं ने किया। डेरियस प्रथम को भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता मिली। डेरियस प्रथम ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद इसे अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। साथरस यानी 588 से 529 ईस्वी पूर्व सायरस प्रथम विदेशी था जिसने भारत पर चढ़ाई करने का प्रयास किया था। सायरस। डेरियस प्रथम के पुत्र जेरेक्सस ने अपने भारतीय प्रांतों का पूर्ण उपयोग सैनिक जत्था बनाने के लिए किया। डेरियस प्रथम के पुत्र जेरेक्सस ने अपने भारतीय प्रांतों का पूर्ण उपयोग सैनिक जत्था बनाने के लिए किया।
जेरेक्सस ने भारतीय सैनिकों को लड़ने के लिए ग्रीस में भेजा था। ईरानी आक्रमण के चलते पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्ठ लिपि का प्रचार हुआ। ईरानी आक्रमण से आरमेइक लिपि का प्रचार हुआ। आरमेइक लिपि का प्रचार हुआ। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा ईरानियों द्वारा प्रारंभ की गई। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा ईरानियों द्वारा प्रारंभ की गई। क्षत्रप प्रणाली का विकास ईरानी आक्रमण के कारण हुआ। क्षत्रप प्रणाली का विकास ईरानी आक्रमण के कारण हुआ। दारा प्रथम के 3 अभिलेखों बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्सेरुस्तम से सिद्ध होता है। 3 अभिलेखों बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्सेरुस्तम से सिद्ध होता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभाग को अधिकृत किया था। दारा तृतीय को यूनानी शासक सिकंदर द्वारा परास्त कर दिए जाने पर भारत पर पारसीक यानी ईरानी आधिपत्य समाप्त हो गया। दारा तृतीय को यूनानी शासक सिकंदर द्वारा परास्त कर दिए जाने पर भारत पर पारसीक यानी ईरानी आधिपत्य समाप्त हो गया। अशोक ने चट्टानों पर अभिलेख खुदवाने की प्रथा एकमेनिड शासकों से ली थी। एकमेनिड शासकों से ली थी। पारसीक क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग, अगला पॉइंट है, पारसीक क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग भारत में शक तथा कुषाण शासकों ने किया। शक तथा कुषाण शासकों ने किया। पारसीक राजाओं ने महाराजधिराज, परम दैवत तथा परम भागवत जैसी भारतीय उपाधियां धारण की। पारसीक राजाओं ने महाराजधिराज, परम दैवत तथा परम भागवत जैसी भारतीय उपाधियां धारण की। डेरियस तृतीय ने भारतीय सैनिकों को सूचीबद्ध करके उन्हें सिकंदर से लड़ने के लिए भेजा था। ईरानी शासकों ने सिंध तथा गंधार प्रदेशों पर भी अधिकार किया था। हखमनी शासक दारा तृतीय को सिकंदर ने हराया था। हखमनी शासक दारा तृतीय को सिकंदर ने ही हराया था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। उसका जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिकंदर का गुरु यूनानी दार्शनिक अरस्तु था। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम बुकेफेलस था। सिकंदर की अंतिम विजय पाटल थी। पाटल। सिकंदर का प्रधान सेनापति सेलूकस निकेटर था। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के आगे जाने से मना कर दिया था। भारत विजय अभियान के अंतर्गत सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में बल्ख यानी वैक्टिया को जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदू कुश पर्वत को पार किया। बल्ख वैक्टिया को जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदू कुश पर्वत को पार किया। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने सिंधु नदी पार कर भारत की धरती पर कदम रखा। उसके सबसे प्रसिद्ध युद्ध झेलम नदी के तट पर पौरव राज्य पुर या पोरस के साथ हुआ, जो वितस्ता का युद्ध या हाइडे स्पीन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की। पहला नगर निकाया अर्थात विजयनगर, विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, तथा दूसरा नगर बुकेफेलस अपने प्रिय घोड़े के नाम पर स्थापित किया। निकाया अर्थात विजयनगर, बुकेफेलस अपने प्रिय घोड़े के नाम पर स्थापित किया। सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईस्वी पूर्व भारत से लौटा। 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में ज्वर से हुई थी। तक्षशिला के राजा अंभी ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए। सिकंदर की सेना जल सेनापति
नियार्कस के नेतृत्व में समुद्र के रास्ते वापस गई। सिकंदर ने जीते हुए भारतीय क्षेत्र को 3 प्रदेशों में गठित किया। सिकंदर भारत में 19 महीने रहा तथा भारतीय प्रदेशों को सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस लौट गया। सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस लौट गया, मतलब सेलूकस को सौंपकर। सिकंदर के अभियान से भारतीयों को 4 स्थल एवं 4 जली मार्गों का पता चला। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव। सिकंदर के आक्रमण से यहाँ के राजाओं की आपसी वैमनस्यता प्रदर्शित हो गई, क्योंकि कोई भी राज्य एकजुट होकर सिकंदर के आक्रमण का सामना नहीं कर सका, बल्कि कुछ एक राज्य ने तो सिकंदर की मदद भी की। इस आक्रमण के बाद इतिहास की तिथिवार जानकारी प्राप्त होने लगती है। आक्रमण के पश्चात अनेक छोटे छोटे राज्यों का विलय प्रारंभ हो जाता है। पश्चिमी भारत के कई राज्यों में यूनानी शासन की स्थापना हो गई। आक्रमण के कारण नए व्यापार मार्गों का पता चला, जिससे वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा मिला। यूनानी मुद्रा का प्रचलन भारत में प्रारंभ हुआ, जिससे भारतीय मुद्रा पर भी यूनानी प्रभाव नजर आने लगा। यूनानी कला का भारतीय कला के साथ प्रचलन प्रारंभ हुआ, जिससे भारतीय मुद्रा पर भी यूनानी प्रभाव नजर आने लगा। यूनानी कला का भारतीय कला के साथ समन्वय स्थापित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप गंधार कला अस्तित्व में आई। गंधार कला, भारतीय और यूनानी मिलकर। यूनानी मुद्रा की तरह भारत में भी उलूक शैली के सिक्के प्रचलित हुए। सिकंदर भारतीय दार्शनिक कालानास को अपने साथ ले गया था। कालानास, तो ये तो सिकंदर के बारे में और हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश के शासक मगध के राज्य जो हैं 3, हर्यक वंश, शिशुनाग और नंद वंश। हर्यक वंश में के बारे में आपने जाना, जिसमें बिंबसार, अजातशत्रु, उदयन और अंतिम शासक नागदशक के बारे में जाना। शिशुनाग वंश के बारे में जाना और नंद वंश के बारे में जाना। अगले पार्ट में किरण बुक से मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन है, किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो गिरनार में है, कंधार में है, टोपरा में है, लेकिन पाटलिपुत्र में शिलालेख नहीं है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसके? तो चंद्रगुप्त के समकालीन था अर्थशास्त्र का लेखक। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश ने मगध पर शासन किया। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो मौर्य वंश में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कौन था? तक्षशिला। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। 28वां क्वेश्चन, हुआ स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका कहलाती है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, ना तो अर्थशास्त्र है, ना दिव्य विज्ञान, ना अशोक के शिलालेख, इंडिका पुस्तक में। 29वां क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा है। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? तो दक्कन की विजय जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त की थी। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज की कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियों पर। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। 34वां क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने।
पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। चंद्रगुप्त का महल बना था मुख्यतः लकड़ी का। बाराबर यानी जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। किसने? आजीविकों ने, जिसमें 4 गुफाएं बनी थी। 37वां क्वेश्चन, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख जो है उससे पता चलता है चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में भी फैला हुआ था। 38वां क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया तो भाब्रू स्तंभ। कौन सा स्तंभ? भाब्रू स्तंभ। न मस्की का लघु स्तंभ, न कोइन स्तंभ, न रुकनदेई स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में उसने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। 39वां है, सूची मिलान करना है। तो चंद्रगुप्त को कहा जाता है सैंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त को कहा जाता है सैंड्रोकोटस। बिंदुसार को कहा जाता है अमित्रघात। बिंदुसार को अमित्रघात। अशोक को कहा जाता है प्रियदर्शी यानी प्रियदर्शी। चाणक्य को कहा जाता है विष्णुगुप्त। ये उपनाम है इनके। चंद्रगुप्त, सैंड्रोकोटस, बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक, प्रियदर्शी, चाणक्य, विष्णुगुप्त। 40वां और अंतिम, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो ये 40 क्वेश्चन हुए और किरण बुक से जो है मौर्य वंश के पहले के जो वंश हैं वो हुए। कल आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में किरण बुक से मौर्य साम्राज्य के बारे में। बड़ा आनंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉच।